Good evening and welcome back to our online platform Step Up Bengal. स्टेप अप बंगाल के इस चैनल पे आप सभी लोगों को फिर से स्वागत किया जाता है। हम लोग जैसे कि डिस्कस कर चुके थे लेक्चर 1 में पिछले दिन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आज उसी टॉपिक के ऊपर हम शुरुआत करने चलेंगे कि कैसे के मतलब कहाँ से इसके बारे में तैयारी किया जाए और आगे कितने दूर तक जाने पर CSIR वालों के क्वेश्चन ही हो या WB सेट या दूसरे राज्यों के सेट एग्ज़ाम में जो स्टैटिस्टिक्स वाला हिस्सा होता है उसको हम कैसे निकल ले जाएंगे। ठीक, तो हम लोग इस सेगमेंट पर हमेशा चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से। ये आपको समझ लेना चाहिए, हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से जाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि एक मान के चलिए एक ऑनर्स के स्टूडेंट्स यानी यूजी लेवल के स्टूडेंट शुरुआत करता है स्टैटिस्टिक्स में। आज ही हम लोगों के कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट आया था कि हम लोग जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं वो इसके शुरुआत कैसे करें, यानी स्टैटिस्टिक्स को कहाँ से पढ़ना शुरू करें। देखिए, ऐसे तो इस सवाल का आंसर बहुत ही डिफ़िकल्ट है देना, क्योंकि हम लोगों को इधर सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करते हुए चलेंगे और सिस्टेमेटिक तरीके से चलेंगे तो हम लोग हो सकेगा कि आने वाले दिन में धीरे धीरे हम लोग इसमें पकड़ बना लेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं ये है CSIR नेट मैथ सितंबर 2022 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पार्ट ए इसमें ये क्वेश्चन डाला रहता है। पार्ट ए में 15x2 यानी 30 मार्क्स हम लोगों को करना पड़ता है, जहाँ पर 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आसानी से चलिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आता है जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो हम लोग इस वीडियो में पहले इस क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए मिस्ट्री को देखेंगे। मिस्ट्री है, इधर एक रहस्य छुपा हुआ है। एक मिस्ट्री को देखेंगे और उस मिस्ट्री के साथ आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए पहले जो टॉपिक आने वाला है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में जाने के लिए हम लोग ऐसा तो संभव नहीं है कि यूजी लेवल के जो सारे डेफिनेशन शुरू से दिया जाता है उसी के ऊपर चले चर्चा करें। यूजी लेवल ही क्यों, इन दिनों तो 11-12 स्टैंडर्ड के क्लास में ही यानी +2 लेवल के क्लास में ही प्रोबेबिलिटी थ्योरी का चर्चा किया जाता है, राइट। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे और इस मिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से मैथमेटिशियन पहले इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर काम किए थे, कहाँ से आया ये थ्योरी, और उसके बाद इस प्रॉब्लम का जो मिस्ट्री, जो राज यहाँ पर छुपा हुआ है, वो राज हम लोग निकाल ले जाएंगे। और ये प्रॉब्लम एक एक्चुअली वेरी मल्टी कलर्ड प्रॉब्लम, इसमें से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कैसे, देखते हैं। ऐसे तो सिंपल प्रॉब्लम है, विद इन 30 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। देखिए कैसे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं एक मैथमेटिशियन जो बहुत पुराने ज़माने का है। देखिए 1501 से 1576 तक इस मैथमेटिशियन का खासियत ये था कि शाम होते ही वो सीधा चले जाते हैं गैम्बलिंग बोर्ड में, जुए के अड्डे में चले जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, जुए के अड्डे में बहुत सारे लोगों को हम लोग देखे हैं ना, जाते हैं लेकिन अपने आप को खो बैठता है उधर और सब कुछ खोकर फिर वापस आ जाता है। लेकिन ये आदमी वहाँ से बहुत कुछ उठा लाया। क्या उठा लाए थे वो, देखिए। ये आदमी उधर गए थे और जुए के अड्डे में एक बोर्ड होता है ना, मान के चलिए ऐसा एक बोर्ड है, यहाँ पे डाइस फेंका जाता था। जैसे हम लोग जानते हैं ना, डाइस फेंका जाता था। उन दिनों 3 डाइस फेंका जाता था और डाइस 3, एक में 1 2 करके लिखा होता है ना 6 तक।
तो ये लोग डाइस को लेके चलते थे और उन्होंने ख्याल किया कि वो जो डाइस बोर्ड में फेंका जा रहा है, कुछ ही मिनटों के बाद उसमें एक पैटर्न के तरीके में कुछ आ रहा है, एक अजीब गरीब सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उधर। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया, बहुत सारे राइटिंग्स कर डाले थे, लेकिन 100 साल तक वो सब छुपा रहा। कब निकल के आ गया वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो गैम्बलिंग बोर्ड में जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये सब ठीक। इसके बाद दो मैथमेटिशियन आए एक साथ, एक है पास्कल, ये देख रहे हैं हम लोग, जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो लोग, उसी में पास्कल्स लॉ भी आता है, और एक था फार्मेट, ये फार्मेट आ गया। ये दोनों मैथमेटिशियन ने इस काम को, छुपा हुआ 100 साल के काम को ओपन कर दिए थे, और इन दोनों ने इस काम के ओपनिंग से इस बात पर ध्यान दिया कि कार्डानो ने जो मिस किए थे, वो टर्म था गेम ऑफ चांस। दिस इज ब्यूटीफुल आइडिया, गेम ऑफ चांस। यानी ये जो पैटर्न पर्टिकुलरली फॉलो हो रहा है वो इस वर्ड के कारण, चांस, संभावना, ठीक। तो इन दोनों ने इसको गेम ऑफ चांस करके पुकारे थे, लेकिन इन दोनों के काम के बाद में भी ये दोनों कोई मैथमेटिकल लॉ से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सोचे थे, लेकिन मैथमेटिकल लॉ से इसको, यानी कि इसके पीछे छुपे हुए मैथमेटिक्स को पूरी तरह से सामने नहीं ला पाए थे। उसी के ऊपर काम किए थे क्रिश्चियन हाइगेन ने। इन्होंने इसके पीछे छुपे हुए, यानी इस चांस के पीछे छुपे हुए मैथमेटिक्स को सामने लाए थे कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद भी ये चारों किसी ने भी इस थ्योरी का, यानी गेम ऑफ चांस का मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन नहीं दे पाए। तो इसके बाद इसलिए आ गए दो फेमस मैथमेटिशियन, एक का नाम था लैपलास जो कि फिजिसिस्ट भी थे, और एक आया जैकब बर्नौली। इन दोनों ने मिलकर, स्पेशली लैपलास, इन्होंने इस गेम ऑफ चांस को बदल दिया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबल मतलब समझिएगा, प्रोबेबल मतलब चांस। तो जो काम पिछले मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट ने किए थे, तो वो लोगों के काम ये लैपलास ने बदल दिए थे। लैपलास ने पहले इस प्रोबेबल चांस को प्रोबेबल में बदला, प्रोबेबल से आया प्रोबेबिलिटी, और उसके डेफिनेशन मैथमेटिकल डाल दिए थे। कुछ लोगों का कहना है जैकब बर्नौली भी उनके साथ जुड़े हुए थे। एक मिनट, क्लियर। तो कुछ लोगों का कहना है जैकब बर्नौली भी इसके साथ काम किए थे। और ये लैपलास अगर मैथमेटिशियन ना बनते, फिजिसिस्ट ना बनते, तब भी इनका कुछ नहीं आता जाता। क्यों जानते हैं? फेमस एम्पायर जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, बहुत बड़े राजा अपने आप फ्रांस देश के, उसी नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ये लैपलास। तो सोचिए, अभी आज सवाल आया था ना आप ही लोगों में से किसी के साथ किसी से कि हम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से क्या स्टैटिस्टिक्स को कर पाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी आदमी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया है, क्या ये सब स्टैटिस्टिक्स के आदमी हैं? आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, सभी मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही स्टैटिस्टिक्स यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बेसिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स का, उसके बारे में पहले चर्चा किए थे। तो बिल्कुल घबराइए मत, आगे चलिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आया था, इन दोनों ने उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। हम लोग आएंगे उस डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन उस डेफिनेशन का सबसे खासियत निकल के आया थोड़ी देर बाद 1773 से 1858 के बीच में, जब ये बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने एक शानदार एक्सपेरिमेंट कर डाले थे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देखिए, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना,
यहाँ पर एक कंटेनर में डाला हुआ है, ये बंद है पूरी तरह से। अब ये एक एक मॉलिक्यूल देखिए अपने इच्छा से किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है। सभी मॉलिक्यूल को देखिए, ऑल आर फ्री है ना, ठीक। तो ये जो फ्रीनेस, इसके बारे में ब्राउन ने पहले बताए थे, इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, यानी अपने खुशी ख्याल से जिधर भी हो सके ये जा सकेगा। अब सोचिए, अगर कोई क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच हो रहा है और कोई रेफरी हो या अंपायर हो, अगर फ्री में आप अपने आप का काम कर सकेगा, यानी उसके ऊपर कुछ दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप इसके पक्ष में जाइए या दूसरे के पक्ष में जाइए, तब वो फ्री रहता है। और फ्री रहता है तो उसका हर एक जजमेंट फेयर होता है। क्लियर? ये फेयर का मतलब इधर है अनबायस्ड। इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये आने वाले दिन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अनबायस्ड के मतलब है किसी के पक्ष में नहीं। क्लियर? तो जो ब्राउन ने बोला था बायोलॉजिस्ट, ये जो बायोलॉजिस्ट, इसी के काम के मुताबिक ये एक एक मॉलिक्यूल फ्री हो गया था, किसी भी डायरेक्शन पे ये जा सकता था। तो इस बात को हम लोग बाद में देखेंगे तो एक ही बात सामने आएगा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्लासिकल डेफिनेशन। हम लोग अभी देखेंगे उसको कैसे क्लासिकल डेफिनेशन अल्टीमेटली कैन बी nicely explained through Brownian motion. That means this fairness, this unbiasedness, ठीक, फ्री, that means। देखिए, आ जाइए अब इस प्रॉब्लम के ऊपर। इस प्रॉब्लम से हम लोग कुछ कुछ टर्म डिफाइन कर लेंगे छोटे छोटे तरीके में, फिर बाद में इसको काट डालेंगे और इसके साथ जुड़े हुए सारे आइडियाज, सारे मिस्ट्रीज, सारे राज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, इफ 90 पीपल आर टू बी सीटेड रैंडमली, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखिए ये बात, ये जो ब्राउनियन मोशन है किसी भी डायरेक्शन पे जा रहा है यानी फ्री है, इस टाइप के मोशन को ब्राउन ने नाम दिया था रैंडम, यानी अपनी मर्जी से, अपने ख्याल से फ्रीनेस रखते हुए किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है। तो रैंडमली के मतलब फ्री सिलेक्शन। क्लियर? इस पे ध्यान दीजिएगा। इन 15 रोज ऑफ 16 सीट्स ईच, यानी एक एक रो में 6 सीट्स है। देखिए 3 5 ये 6, 15 रोज, और यहाँ से ये मान के चलिए पहला रो, सेकेंड रो डाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद 15 पे चले जाएंगे सीधा। ये है सेकेंड, ऐसे तरीके में चलेगा और आने वाले दिन में ये 15 तक पहुँच जाएगा। ठीक, ये देखिए टोटल, यानी टोटल 15 × 6 एक मैट्रिक्स बन के तैयार होगा, ये होगा 90। क्लियर? इसलिए स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स थ्योरी का यूज भी होता है। क्लियर? तो देखिए काम, ये आ गया 15 रो और 6 सीट ईच के थे। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ कहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी। दैट ए पर्सन गेट्स ए सीट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक आदमी आया इधर, मान के चलिए किसी भी हॉल पे ऐसा अरेंजमेंट था, और यहाँ पर एक आदमी आया, आके क्या देखा, देखे कि वो गेट्स, यानी उसको, उसके लिए संभव है क्या, ए सीट ऑन आइदर एंड ऑफ ए रो, किसी भी रो के आइदर एंड में वो चाहे तो बैठ सकता है। दैट मीन्स फ्री टू चूज। ये हो सकता है, 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 यानी मतलब कि इसके बीच का जो हिस्सा था ना, यहाँ पर आगे से ही मान के चलिए लोग बैठे हुए हैं इधर। क्लियर? तो ये जो आदमी इधर आया, देखिए वो जो ब्राउनियन मोशन को देख रहे थे ना हम लोग, देखिए एक बार, फ्री जा सकते थे ना सभी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ्री है क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक पहले से ही बुकड हो चुका है, लेकिन फिर भी फ्री है। क्या ये हो सकता है कि वो आदमी इधर ही बैठे और इधर ना बैठे, इधर बैठे इधर ना बैठे? कभी नहीं हो सकता। इसको कहता है रैंडम सिलेक्शन, यानी अपने मर्जी से कहीं भी वो सिलेक्ट कर सकता है, इसको कहता है रैंडम सिलेक्शन। ठीक, अब देखिए
इसके पास ये जो आदमी आया था इसके पास कितने सिलेक्शन तब है, पहले रो में 2, सेकेंड रो में 2, यानी 15 रो में 15 कितने चॉइस, 15 इंटू 2 टोटल 30 चॉइस थे। क्लियर। और इधर भी कोई चेयर्स यानी कुर्सी थे, सीट थे अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पर जो कुर्सी थे सभी को मिला के कितने थे, 15 इंटू 6 90। मान के चलिए अब किसी भी आदमी इधर बैठा नहीं है, तब ये कोई नया आदमी इधर एंट्री लेगा तो उसके पास 90 ऑप्शंस फ्री होगा। क्लियर। तो ये जो एक एक ऑप्शन हम लोग इधर देख पा रहे हैं, क्या वो ये ब्राउनियन मोशन के एक एक गैस मॉलिक्यूल की तरह नहीं है? ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर ये सारे फ्री हो सकता था, मान के चलिए है भी, तब अगर कोई आदमी इधर आया तो उसके पास कितना सिलेक्शन होगा, 90। तो ये एक एक पॉइंट बाद में जो इधर हम लोग देख रहे हैं इसी को डिफाइन किया गया था बाय लैपलास एज इवेंट्स। मान के चलिए ब्राउनियन मोशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये एक एक इवेंट है। तो इधर कितना इवेंट टोटल है, देखिए टोटल 90 इवेंट। क्लियर। यानी जहाँ पे ये रैंडम सिलेक्शन हो सकता है वो एक एक को हम लोग उसके एक एक पॉइंट को हम लोग इवेंट कहते हैं। ठीक। तो अगर यहाँ पर आदमी पहले से नहीं बैठा रहेगा तो रैंडम सिलेक्शन में जो सारे पॉइंट्स आएंगे वही इवेंट हो गए। और अब सोचिए कोई आदमी आया और कह के गया कि मैं 1 2 3 4 5 6 इस कहीं भी कुर्सी में ये 6th पे मैं नहीं बैठने वाला हूँ, मैं 7th पे बैठूंगा, क्या ये संभव है? नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब देख लीजिए इस 90 के बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, जैसे कि ये मानिए एक कंटेनर के अंदर आ गए जो पूरी तरह से बंद है। ठीक। जो करना होगा इसके ही अंदर करना होगा। तो ये जो 90 पॉइंट्स है ये टोटल पॉइंट है, यानी 1 2 3 करके ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिसके बाहर कुछ नहीं है, इसको हम लोग इधर कहेंगे सैंपल स्पेस। किसने बोला था? लैपलास। टोटल जो उभर के आ रहा है इधर से इसको कहता है सैंपल स्पेस। और मान के चलिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का टोटल जो हिस्सा दिखेगा आप लोगों के सामने वो होगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के एक एक हिस्सा जो कि सबसेट्स है मैथमेटिकल टर्म्स में वो होगा इवेंट। क्लियर। तो इधर सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से और हर एक इवेंट को ए से इन जनरल डिनोट किया जाता है। अब इस प्रॉब्लम पे आइए, किसी भी आदमी आया और वो देखा सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट्स थे, 90, लेकिन उनमें से उसके फेवर में कितने थे, सिर्फ 30। तो लैपलास ने बोला कुछ नहीं देखने का, आप लोग आ जाइए। देखिए पहले एक बात, अगर एक आदमी आया और ये फ्री टू चूज रहा 90 सीट्स में, तो क्या ये हो सकता है कि किसी भी सीट पे वो बैठे जो कि किसी के लिए पहले से ही रखा हुआ था? अगर सारे फ्री होते नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सिलेक्शन टोटली अनबायस्ड है, फेयर है, यानी कहीं से भी वो एक कुर्सी उठा सकता है। ठीक। तो वो अगर कोई कुर्सी उठाएगा वो होगा टोटल जो सैंपल स्पेस में से 90 में से 90, लेकिन पहले से ही इधर बैठा हुआ है इसलिए उसके पास ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं रहा। तो उसके फेवर में जो ऑप्शन गया उसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली लैपलास ने कहा था इसको कहते हैं फेवरेबल केसेस। तो जब कहीं भी प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन आएंगे ऊपर हम लोग इसलिए हमेशा फेवरेबल केसेस देखते हैं और इसके आगे एक नंबर ऑफ लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इधर कितना था उसके पास, देखिए तो 30 था, दो साइड में एक एक करके, और नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ, यानी एक ऐसा साइन केसेस। तो ये कितना था, 90 था। तो ऊपर चला गया 30, नीचे आ गया 90, सीधा सीधा आंसर इसका 1/3 है। ऑप्शन में यस है, ये इसका सही ऑप्शन होगा, ये 1/3 वाला। तो ये आंसर तो बिल्कुल आसानी था, लेकिन जो बात यहाँ से आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो हम लोग अभी तक जान चुके हैं सैंपल स्पेस क्या होता है,
उसी के सबसेट्स कैसे इवेंट कह के पुकारा जाता है। ठीक, और एक चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे अभी इधर, क्या देखिए, जो लैप्लास ने बोले थे, देखिए क्या हो रहा है। वो ये पूरे इवेंट, यानी इवेंट क्या था, ए क्या था, सिलेक्शन ऑफ दीज चेयर्स व्हिच आर आइदर एंड ऑफ ए रो, यानी कि हर एक रो के दो साइड पे जो चेयर दिख रहा है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको उन्होंने इवेंट कह के पुकारा था। देखिए अब ये ए है, तो इन्होंने अल्टीमेटली ये पूरे चीज़ को ऐसे लाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी किसका होता है, हमेशा इवेंट का होता है, और दैट इज इक्वल टू, ऊपर गया था 30, नीचे गया था 90, तो आखिर तक कितना आया था 1/3। देखिए खासियत, इधर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या डाला हुआ है, तब एक इवेंट। ठीक, तो ये इवेंट लाने के बाद हमारे पास क्या आया 1/3, जो कि आप लोग जानते हैं 0.333 ऐसे चलता ही चला जाएगा। ये कहाँ पे आ गया देखिए, तो इधर एक रियल एक्सिस दिख रहा है आपको, ये रियल एक्सिस है ना, -∞ से +∞। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले के लिए तो इसके पीछे छुपा हुआ मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से दिखेगा। ठीक, तब देखिए ये जो इवेंट था, इसके ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी नाम के कोई ऑपरेशन जो कि लैप्लास ने डाले थे ऑपरेशन, ये इवेंट को कहाँ लेकर गया, यानी कहाँ लेकर मैप कर दिया, देखिए तो रियल लाइन पे ना। तो यही था मेन खासियत, प्रोबेबिलिटी तब अल्टीमेटली एक फंक्शन बन गया, जो फंक्शन क्या काम करता है, देखिए इधर डोमेन में क्या रहेगा, इवेंट, वहाँ पर वो फंक्शन पी लगेगा। क्लियर, कहाँ ले जाएगा, को डोमेन में, कहाँ वो होगा आर, बिल्कुल सीधी सी बात समझिएगा। तो इसके ऊपर यानी लैप्लास ने तो डेफिनेशन यहाँ तक ही दे दिए थे, ये क्लासिकल डेफिनेशन था, ऊपर जाएगा फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो मैपिंग वाला हिस्सा, यानी इवेंट को सीधा रियल नंबर पे के लेके जा रहा है, ये जो मैपिंग, ये प्रोबेबिलिटी अल्टीमेट एक मैपिंग था, इसके ऊपर दूसरे कोई मैथमेटिशियन काम किए थे लैप्लास के बहुत दिनों बाद, हम लोग देखेंगे इसके ऊपर आने वाले दिन में, और उसी के चलते हुए ये क्लासिकल डेफिनेशन पूरा एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में बदल गया था। यानी इसके बाद ये डेफिनेशन सीधा सीधा सेट थ्योरी को का इस्तेमाल करते हुए आगे चलेगा, और उसी पे हम लोग नेक्स्ट दिन आएंगे। तो आज इतना ही, हम लोगों को लगता है कि आज के ये वीडियो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं हम लोग के व्हाट्सएप नंबर इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोगों के डाउट्स डाल सकते हैं, और कोई रिक्वेस्ट हो तो एक एक करके डाल सकते हैं, हम लोग फ्री टाइम में उसको देखेंगे। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक्सियोमेटिक यानी सेट थ्योरी के ऊपर निर्भर प्रोबेबिलिटी थ्योरी के डेफिनेशन में, उस दिन आएंगे। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। सो गुड बाय।